सो तो स्टार्ट कर रहे हैं अब आपके पास हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तो आई होप आपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर देखा होगा और उसमें जितने भी बेसिक कंसेप्ट आई थिंक आपको यूज हो सकते थे मैंने आपको सभी बता दिए। अब इस लेक्चर में अब आपके साथ हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में कि आपके पास स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन तो मैंने आपको जनरल ओवरव्यू तो दे दिया था प्रीवियस लेक्चर में। इसमें हम स्टार्ट करेंगे आपके पास नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, क्या आपके पास नॉर्मल स्ट्रेस होता है और क्या आपके पास नॉर्मल स्ट्रेन होता है। देखो सबसे पहले हम नॉर्मल स्ट्रेस को कंसीडर करते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस को कंसीडर करने से पहले मैं एक यहाँ पे आपके पास डायग्राम बना देता हूँ। आपके पास इस तरह से आपके पास एक मटेरियल है। अब इस मटेरियल पे आपके पास लोड जो है वो अप्लाइड हो रहा है। तो मैंने आपके पास ये लोड अप्लाई कर दिया, ठीक है, ये आपके पास लोड अप्लाई हो रहा है। मान लेते हैं ये कितना है, लोड है आपके पास P। अब इस लोड को अप्लाई करने से ये क्या होगा, अब ये लोड आपके पास कैसा लोड है, टेंसाइल लोडिंग हो रही है आपके पास, तो इसकी चेंज आ जाएगी लेंथ। अब वो लेंथ चेंज कितनी आएगी उसके बारे में हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसका एक सेक्शन जो है वो कट कर देता हूँ आपके पास, एज्यूम कर लेता हूँ मैंने आपके पास इसका ये सेक्शन जो है वो कट कर दिया, ठीक है। अब सेक्शन कट करने के बाद अब जब इसकी आप इमेज देखोगे तो ये आपके पास कुछ इस टाइप से बन जाएगा, जो कि यहाँ पे आपके पास लोड कितना एक्ट कर रहा था, P लोड कर रहा था एक साइड पे। और जो आपने सेक्शन कट किया है यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस जो हो जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्मॉल स्मॉल अमाउंट में आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। और इसी इंटरनल रेजिस्टेंस को मैं डिनोट कर देता हूँ आपके पास सिग्मा के साथ, ठीक है। तो इसको क्या बोल देते हैं आप, दिस इज टर्म्ड एज योर स्ट्रेस। तो ये क्या आपके पास स्ट्रेस। अब मैं ये एज्यूम कर लेता हूँ ये आपके पास जो स्ट्रेस एक्ट कर रही है आपके पास पूरे इस यूनिट एरिया, ये जितना भी आपके पास एरिया है इस पे आपके पास एक्ट कर रही है। सो नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, नाम ही बता रहा है आपके पास नॉर्मल, नाम ही आपके पास यहाँ पे बता रहा है नॉर्मल। तो सिंपली आप बोल सकते हो कि नॉर्मल स्ट्रेस ऐसी स्ट्रेस होती है जो एक्ट करती है आपके पास परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन। तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या आ जाती है आपके पास, ऐसी स्ट्रेस होती है। तो आप बोल सकते हो कि नॉर्मल स्ट्रेस ऑकर्स बिकॉज इट एक्ट परपेंडिकुलर टू द सेक्शन। सो नॉर्मल स्ट्रेस क्या हो जाती है आपके पास, तब आपके पास ये एग्जिस्ट में आती है, एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन। जब आपके पास क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर है किसके, क्रॉस सेक्शन के। तो ये तो आ गया आपको बेसिक ओवरव्यू। अब मैंने आपको इक्वेशन ऑफ मोशन बता रखी थी क्या होता है। अब यहाँ पे आपके पास 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो डायरेक्टली कौन सी आ जाएगी, समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0, क्योंकि एक्स में आपके पास फोर्स है। तो लेफ्ट हैंड साइड है तो इसको मैं नेगेटिव ले लेता हूँ, तो P आ गया। उसके बाद प्लस राइट हैंड साइड है सिग्मा इंटू ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास 0। तो यहाँ से आप सिग्मा की ए इक्वल्स टू लिख सकते हो P। तो सिग्मा का जो फॉर्मूला बन जाता है वो बन जाता है आपके पास P बाई ए। तो फॉर्मूला बन जाता है आपके पास सिग्मा स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या आ जाता है, P बाई ए, जहाँ पे P आपके पास क्या होता है, प्रेशर। P आपके पास प्रेशर नहीं होता, P आपके पास यहाँ पे होता है फोर्स, ये सिंपली आप जिसको क्या बोल सकते हो, लोड बोल सकते हो आपके पास, ठीक है। सो अब आपके पास स्ट्रेस आ गई आपके पास P बाई ए मतलब फोर्स बाई एरिया। सो फोर्स का यूनिट क्या होता है आपके पास न्यूटन, और एरिया का जनरल ऐसा ही देखेंगे हम तो मीटर स्क्वायर होता है आपके पास, ठीक है। इसी तरह से जनरली जो हम करते हैं आपके पास स्ट्रेस को रिप्रेजेंट वो हम करते हैं न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो न्यूटन पर mm स्क्वायर को आप डायरेक्टली लिख सकते हो 10⁻⁶ न्यूटन पर mm स्क्वायर। और न्यूटन पर mm स्क्वायर को आप क्या बोलते हो, पास्कल बोलते हो। तो 10⁻⁶ पास्कल को आप 10⁻⁶ की जगह क्या लिख सकते हो, डायरेक्टली मेगा पास्कल। सो 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर इक्वल्स टू मेगा पास्कल भी आपके पास ये होता है। अब यहाँ पे आपको एक चीज मैंने बता दी, ये आपको मैंने क्या बता दिया, स्ट्रेस होती है आपके पास फोर्स बाई एरिया। अब आपने देखा होगा ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी बोलते हो आप। तो पास्कल किसका यूनिट होता है, प्रेशर का। पास्कल आपके पास यूनिट होता है प्रेशर का, प्रेशर भी आपके पास फोर्स बाई एरिया होता है। बट प्रेशर और स्ट्रेस में ये डिफरेंस आ जाता है आपके पास कि जो स्ट्रेस होती है आपके पास ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता है आपके पास। देखो आपके पास इंटरनली बॉडी पे एक्ट करती है, और जो प्रेशर होता है वो आपके पास सिंपली बॉडी पे क्या एक्ट करता है, एक्सटर्नली आपके पास एग्जिस्ट करता है। तो नॉर्मल स्ट्रेस कौन सी स्ट्रेस होती है, जो आपके पास एक्ट करती है परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन। सो दैट इज टर्म्ड एज योर नॉर्मल स्ट्रेस। सो आई होप आपको नॉर्मल स्ट्रेस समझ आ गया। जैसे आपके पास नॉर्मल स्ट्रेस है इसी तरह में आपके पास क्या आएगा, नॉर्मल स्ट्रेन। अब देखो इसी इमेज में मैं आपको नॉर्मल स्ट्रेन समझा सकता हूँ। तो नेक्स्ट इमेज आपके पास, नेक्स्ट पेज पे हम इमेज बना देते हैं आपके पास। तो इस तरह से आपके पास ये मटेरियल था, तो ये इसका क्रॉस सेक्शन आ गया। तो यहाँ पे लोड एक्ट कर रहा था एज अ टेंसाइल लोड। अगर कंप्रेशन होता तब भी इसमें चेंज आ जाता,
टेंसाइल होता तो भी इसमें चेंज आ जाएगा। अब जैसे इसमें आपने लोड एक्ट कर दिया तो इसकी वजह से इसकी क्या हो गई, डिफॉर्मेशन हो गई। तो हम एज्यूम कर लेते हैं ये इतना क्या हो रखा है आपके पास, डिफॉर्म हो गया। अगर टोटल लेंथ इसकी एल थी, ये वाली जो इनिशियल लेंथ थी इसकी कितनी थी, एल थी, और टोटल चेंज कितना हो गया इसमें, आप सिंपल बोल सकते हो डेल्टा एल बाई टू यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे कितना आपके पास एलॉन्गेशन हो गई, डेल्टा एल बाई टू, यही तो हो गई आपके पास। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि जो ये आपके पास फिगर है इसमें आपके पास एलॉन्गेशन कितनी हो गई, हाफ डेल्टा बाई टू एक साइड हो गई, हाफ डेल्टा दूसरी साइड हो गई, तो टोटल एलॉन्गेशन कितनी हो गई आपके पास, डेल्टा एल। सो डेल्टा एल। तो इसी तरह से आपको स्ट्रेन पूछा जाए तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा आपके पास, डेल्टा एल बाई एल, मतलब जो चेंज हो रहा है आपके पास डायमेंशंस में किसकी, बॉडी की, टू द ओरिजिनल लेंथ। सो ये आ गया आपके पास। इसमें आप ये बता सकते हो कि यूनिट यहाँ पे पी लिख लेते हैं, आपके पास मैंने पी लिख लिया था, या एज्यूम कर लो टी है, टी ही है आपके पास, ये पी लिख लो इसको। अब स्ट्रेन है आपके पास, यहाँ पे भी लेंथ आ रहा है, यहाँ पे भी लेंथ आ रहा है, तो ये आपके पास क्या होती है, यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। ये यूनिट आपको ध्यान रख लेने होते हैं, क्या पता आपको यूनिट के बारे में भी पूछ ले। तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, ऐसी स्ट्रेस जो एक्ट करती है परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन। अब आपके पास नॉर्मल स्ट्रेन आ गया, ये वाला टॉपिक ये आ गया आपके पास नॉर्मल स्ट्रेन। सो आई होप आपको नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेन जो है वो समझ आ गया। अगर आपको नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेन समझ आ गया, इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट टाइम जो आ जाती है वो आती है आपके पास शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन। तो सबसे पहले हम शेयर स्ट्रेस समझते हैं क्या होता है आपके पास शेयर स्ट्रेस। तो शेयर स्ट्रेस होता है आपके पास कोई भी, अगर आपके पास बॉडी है, ये मैं आपके पास एक बॉडी बना देता हूँ आपके पास, ये दो बॉडी आ गई, ये जो बॉडी जो है यहाँ से जॉइन है, मतलब आप ये ग्लूड है एक टाइप में, आप ऐसा समझ सकते हो ग्लूड है। तो अगर इस पर मैं लोड अप्लाई कर रहा हूँ आपके पास, तो मैं यहाँ पे लोड अप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ से मैं लोड अप्लाई कर रहा हूँ, क्या लोड अप्लाई कर रहा हूँ, पी इंटेंसिटी का लोड जो है वो अप्लाई कर रहा हूँ। अब अगर मैं आपको इसमें सिंपल जो है यही सेक्शन जो आपको बना के दिखा दूँ, तो आपके पास क्या, ये इस तरह से आपके पास लोड है। अगर यहाँ पे लोड है तो आप देखोगे कि यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, स्ट्रेस डेवलप हो जाएगी। सो ऐसी स्ट्रेस, इस स्ट्रेस को हम क्या बोल लेते हैं आपके पास, शेयर स्ट्रेस। अब आप यहां पर देख रहे होगे कि जो शेयर स्ट्रेस है ये आपके पास क्या है, पैरेलल है किसके, क्रॉस सेक्शन के। जो नॉर्मल स्ट्रेस थी वो क्या थी आपके पास, परपेंडिकुलर थी क्रॉस सेक्शन के, और जो आपके पास शेयर स्ट्रेस है ये क्या है आपके पास, पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन। सो आप बोल सकते हो कि शेयर स्ट्रेस कौन सी स्ट्रेस होती है, जो आपके पास क्रॉस सेक्शन के क्या होती है, पैरेलल होती है। ठीक है, अब आपको जैसे मैंने यहां पे बता दिया था, इस इमेज में आपको बता दें, तो ये क्या था, इंटरनल फोर्स थी, तो स्ट्रेस जब भी आएगी वो हमेशा क्या आएगी, इंटरनल आएगी। अब नॉर्मल स्ट्रेस का भी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था, तो इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि स्ट्रेस की ही तो टाइप है आपके पास, ये आ गई। ये शेयर स्ट्रेस है, इसको आप टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोल सकते हो, तो दिस इज आल्सो टर्म्ड एज टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या आता है, ऐसी स्ट्रेस जो परपेंडिकुलरली एक्ट करती है आपके पास क्रॉस सेक्शन पे, शेयर स्ट्रेस जो आपके पास पैरेलल एक्ट करती है। इसी तरह से अब आपके पास शेयर स्ट्रेन भी आपके पास आ जाती है टर्म। तो अब हम देखते हैं शेयर स्ट्रेन। तो शेयर स्ट्रेन क्या होता है, आपके पास एक बॉडी है जो यहाँ पे आपके पास इस तरह से फिक्स्ड है, तो यहाँ पे हम इसको बना लेते हैं इस तरह से। तो एक्चुअल में बॉडी जो है आपके पास इस टाइप में आपके पास स्टेबल है। अब इसमें मैं क्या कर लेता हूँ, आपके पास फोर्स जो है अप्लाई कर लेता हूँ, पैरेलल है तो इस सेक्शन पे आपके पास मैंने क्या कर दी, फोर्स अप्लाई कर दी, ये जो टॉप वाली है, तो आप इस तरह से डिनोट कर सकते हो। तो उसकी वजह से क्या हो गई, यहाँ पे डिफॉर्मेशन हो गई, चेंज हो जाएगी लेंथ में आपके पास। तो जो ये वाला पोर्शन है आपके पास वो यहाँ पे आ गया, एज्यूम कर लो ये, अब इसकी जो मैंने येलो कलर के साथ बना दिया, ये इसकी न्यू शेप आ गई। अब यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है, ये चेंज आ रहा है, इसको हम डिनोट कर देते हैं गामा के साथ। अब जितना ये चेंज आ रहा है इसको ही क्या बोलेंगे, मैं एलोंगेशन बोल दूंगा, मैं सिंपल क्या बोलूंगा इसको, डेल्टा। और एज्यूम कर लेते हैं आपके पास ये क्या है, हाइट एच है। ठीक है, तो ये हाइट है आपके पास है। तो शेयर स्ट्रेस क्या आता है, सॉरी शेयर स्ट्रेन आ जाता है आपके पास, शेयर स्ट्रेन एंगल क्या आ जाएगा आपके पास, गामा। तो गामा आप बोल सकते हो किसके इक्वल्स टू होता है, डेल्टा बाई एच के इक्वल्स टू आ जाता है। जैसे आपने इसके पैरेलली लोड जो है वो अप्लाई कर दिया, तो उसकी वजह से क्या हो गया आपके पास, इसमें डिफॉर्मेशन हो गई। सो उस डिफॉर्मेशन को आप कैसे लिख लिया मैंने, गामा इक्वल्स टू डेल्टा बाई एच। अब आप बोलोगे ये कैसे होता है, तो आपने बचपन में पढ़ा होगा फॉर्मूला थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर, होता है ना आपके पास, थीटा किसके इक्वल्स टू आर्क बाई रेडियस, तो ये आर्क आ गया, तो इस तरह से आपके पास रेडियस आ गया।
तो उसी फॉर्मूले का मैंने यूज़ करके यहाँ पे आपको शेयर स्ट्रेंथ बता दिया। अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ, आगे हम इसको और डिटेल में देखेंगे जब हम स्ट्रेस स्ट्रेंथ कर्व पर लेंगे, उसके बाद फिर से हम इसको देखेंगे। और आपको पता है शेयर स्ट्रेंथ भी क्या होता है, आपके पास यूनिटलेस क्वांटिटी होती है आपके पास। तो ये आगे आपको बेसिक ओवरव्यू आपके पास स्ट्रेसेस की टाइप्स का, जिसमें आपने नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेंथ देख लिया, शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेंथ देख लिया। इसके बाद मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस बताई थी। वहां पे मैंने जस्ट आपको एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस में क्या बताया था, सिंपली हमने वहां पे देखा था स्ट्रेस के बारे में। अब यहाँ पे हम फिर से आपको एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस को मैं आपको पूरा जो है वो ओवरव्यू दे देता हूँ। उससे आपको क्या हो जाएगा, पूरी जो जितनी डाउट्स होंगी आपकी 2D और 3D के रिलेटेड सारी क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक डायग्राम ला देता हूँ, 3D डायग्राम ला देते हैं आपके पास। तो 3D डायग्राम आ गया आपके पास, 3D डायग्राम बना देते हैं आपके पास। सबसे पहले इस टाइप से आपके पास एक 3D डायग्राम बना रहा है। तो ये वाला पोर्शन बना देते हैं। इस तरह से आपके पास ये 3D डायग्राम है। इसको समझना आपको, अगर ये आप समझ जाओगे तो आपका पूरा टॉपिक जो होगा फोर्सेस के रिलेटेड वो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। एक्यूरेटली तो बन नहीं रहा, इसमें वो टूल जो है वो वर्क नहीं करता। सो देखो, अब आपके पास यहाँ पे 3 एक्सिस जो है वो मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपके पास। मैं एज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पे 3 एक्सिस हैं। ये वाली एक्सिस एक तो आ जाएगी आपके पास सिंपल, ये वाली एक्सिस, दिस इज टर्म योर एक्स एक्सिस। ये आपके पास वाई एक्सिस, और ये एक्सिस कौन सी आ जाएगी आपके पास, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब आपको पता है 3D डायग्राम है, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था 3D डायग्राम है तो आपके पास कितनी फोर्सेस एक्ट करेंगी, 3 फोर्स एक्ट करेंगी। कौन कौन सी, एक तो आपके पास एक्स में एफ एक्स, वाई में एफ वाई, जेड में एफ जेड। इतना क्लियर हो गया। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे मूवमेंट भी तो एक्ट करता है। एक्स के अबाउट कौन सा मूवमेंट एक्ट करता है आपके पास, एक्स के अबाउट आपके पास एम एक्स एक्ट करता है। वाई के अबाउट आपके पास एम वाई मूवमेंट एग्जिस्ट करता है, और जेड के अबाउट एम जेड मूवमेंट आपके पास एग्जिस्ट करता है। अभी मैं इनकी डायरेक्शन सभी क्लॉकवाइज मान रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको आगे साइन कन्वेंशन वगैरह अभी समझाई नहीं है, आगे हमने देख नहीं रखा। बस मैं आपको यहाँ पे क्या समझा रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली मैंने क्लॉकवाइज ले लिया आपके पास। तो आप यहाँ पे सिंपली बोल सकते हो, आपको मैं पूछ लूँ कि यहाँ पे टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस रिएक्शंस कितनी है, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिएक्शंस आपके पास 6 है। कौन कौन सी रिएक्शंस है आपके पास, एफ एक्स है, कितनी है आपके पास, एफ एक्स है, एफ वाई है, एफ जेड है, एम एक्स है, एम वाई है, और एम जेड है। ये आपके पास कौन से एक्सिस में आ रहे हैं, मतलब 3D में आ रही है आपके पास 6 इंटरनल रेजिस्टेंस। अब आपके पास ये रिएक्शन बोलो, ये रेजिस्टेंस बोल लो, क्योंकि आपके पास ऐसे रेजिस्टेंस एक्ट करती है तो इनको इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। सो अब 6 रिएक्शंस है आपके पास, ये रेजिस्टेंस आपके पास प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आपके पास क्या क्या इफेक्ट प्रोवाइड कर सकती हैं। अब आपने देखा जब भी आपके पास कोई, आप बॉडी को एज्यूम कर लेना आपके पास, तो अगर आप उसको एक्स की डायरेक्शन में पुल कर रहे हो, ठीक है, खींच रहे हो, या तो आप इसको खींचोगे या दबाने की कोशिश करोगे, तो मतलब आप क्या बोल सकते हो डायरेक्टली, आपके पास क्या हो रहा है, या तो टेंशन हो रहा है या आपके पास क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। तो मैं यहाँ पे ही आपके पास लिख लेता हूँ। सो एफ एक्स है, एफ वाई, इनके मैं इफेक्ट भी आपको सेपरेटली जो है वो मेंशन कर लेता हूँ आपके पास, तो वैसे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड, एम एक्स, एम वाई, एम जेड, ठीक है। सो ये आ गया आपके पास डिफरेंट जो रेजिस्टेंस है। तो एक्स को मैंने बता दिया, तो आपके पास एक्स से क्या हो रहा है आपके पास, तो एक्स से आपके पास आ रहा है टेंशन या कॉम्प्रेशन, टेंशन या कॉम्प्रेशन। अब इसी तरह से अगर आप बॉडी पे वाई की तरफ में डायरेक्शन में आप लोड अप्लाई कर दोगे, तो जैसे आप अप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली पैरेलली एक्ट करेगा। तो सिंपली आप बोल सकते हो क्या, अगर पैरेलली एक्ट कर रहा है तो आपके पास क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। उसी तरह से आप जेड में अप्लाई करोगे तो आपके पास क्या हो जाता है, शेयर इफेक्ट आ जाता है। अब एक्स के अबाउट आप उसको, कोई भी आप अपने हाथ में पेन लीजिएगा, उसको आप एक्स के अबाउट जो है उसको रोटेट करने की ट्राई कर लेना। तो आप क्या करोगे, उसको मुड़ाने की ट्राई कर लोगे, तो आप सिंपली बोल सकते हो आपके पास क्या हो रहा है, टॉर्शन हो जाएगा आपके पास, ठीक है, क्योंकि ट्विस्टिंग हो जाएगी ना आपके पास, इसलिए आपके पास टॉर्शन आ गया। अब जेड की अबाउट करोगे तो आप अपने पेन को जो है वो वाई की अबाउट जो है वो घुमाने की ट्राई कर लेना ना, तो आपके पास क्या हो जाएगी, बेंड होने की वो ट्राई करेगा, तो सिंपली आप बोल सकते हो बेंडिंग हो जाएगी। और अगर आप जेड के अबाउट ट्राई करोगे तो आपके पास जेड में भी क्या हो जाएगी, बेंडिंग हो जाएगी। अब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आपके पास 6 थे,
उनके इफेक्ट कितने हुए आपके पास? 4। तो इनके इफेक्ट कितने हो गए आपके पास? 4 इफेक्ट्स हो गए। कौन कौन से इफेक्ट? टेंशन आ रहा है, शेयर आ रहा है, टॉर्जन आ रहा है और बेंडिंग आ रही है। तो आप बोल सकते हो कि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस 6 है, तो इनके टोटल इफेक्ट्स कितने हैं? टोटल इफेक्ट्स आपके पास 4 आ रहे हैं। और कौन कौन से आ रहे हैं मैंने आपको वो भी बता दिए। इसके बाद जैसे आपको एफ में मैंने टेंशन बता दिया, एफ में शेयर बता दिया, तो टेंशन किसकी वजह से होता है? टेंशन किसकी वजह से होता है आपके पास? तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो टेंशन किसकी वजह से हो जाएगा आपके पास? नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस। उसी तरह से शेयर किसकी वजह से डेवलप हो जाएगा? शेयर स्ट्रेस की वजह से डेवलप हो जाएगा। शेयर किसकी वजह से डेवलप हो जाएगा? शेयर स्ट्रेस की वजह से डेवलप हो जाएगा। शेयर फिर भी शेयर स्ट्रेस आ जाएगा, तो सिंपली लिख सकते हो आप इसको भी शेयर स्ट्रेस। उसके बाद आपके पास जो टॉर्जन आता है, टॉर्जन, टॉर्जन भी किसकी वजह से आता है आपके पास? सॉरी मतलब शेयर स्ट्रेस की वजह से आ जाता है। दिस इज आल्सो शेयर स्ट्रेस। बेंडिंग कब आ जाएगी आपके पास? जब आपके पास कौन सी स्ट्रेस एक्ट करेगी? नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट करेगी, नॉर्मल स्ट्रेस। और सेम केस आपके पास मूवमेंट जो होगा जेड का, इसमें भी आपके पास क्या करेगी? नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट करेगी। अब आपने अभी तक 3 चीजें जो है वो नोट कर दी। सबसे पहले जब 3D में आपके पास ऑब्जेक्ट है, उस पर आपके पास टोटल कितने रेजिस्टेंस है? 6। टोटल इफेक्ट कितने आ रहे हैं? उनके 4 इफेक्ट आ रहे हैं। और टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेसेस कितनी आ रही हैं? 2 आ रही हैं, एक नॉर्मल और एक आपके पास कौन सी आ रही? नॉर्मल आ रही है और शेयर आ रही है। अब देखो जब आपके पास टेंशन होता है, सो सिंपली आपके पास यहाँ पे कुछ मैं इफेक्ट बता देता हूं। अगर आपके पास टेंशन होगा, कंप्रेशन होगा, जो इफेक्ट्स हैं आपके पास, मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट लिख सकते हो इसको, वरना शेयर और टॉर्जन, यही आपके पास इफेक्ट्स हो रहे हैं। टॉर्जन। अब जब आपके पास टेंशन होता है तो मेंबर में क्या हो जाता है आपके पास? सिंपली आप बोलते हो उसकी लेंथ चेंज हो जाती है। तो लेंथ क्या हो जाती है आपके पास? एलोंगेट हो जाती है, या आप सिंपली बोल सकते हो एक्सपेंशन हो रही है। एक्सपेंशन कब बोलते हैं? मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बोला था कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो किसकी वजह से होती है आपके पास एक्सपेंशन? ड्यू टू टेम्परेचर। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एलोंगेट यूज कर लिया। अब कंप्रेस करने की ट्राई करते हो तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? शॉर्टनिंग हो जाती है लेंथ में, तो दैट लीड्स शॉर्टनिंग। अब मूवमेंट है, तो मूवमेंट से क्या होता है? सिंपली आप बोलते हो मूवमेंट आ गया तो क्या हो जाएगी आपके पास? बेंडिंग आ जाएगी। अब जब शेयर आ रहा है तो शेयर में क्या होती है? शेयर कर रहे हो आप, तो मतलब उसकी पैरेलल कर लेना, तो आप सिंपली क्या बोल सकते हो? सिंपली स्लाइडिंग होने की चांसेस हो जाते हैं। और जब टॉर्जन आ जाता है तो उससे क्या होता है आपके पास? ट्विस्टिंग। टॉर्जन आ रहा है तो आपके पास क्या हो जाएगा? वो मेंबर ट्विस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो इनके मैंने इफेक्ट बता दिए। अब देखो यहाँ पे ये पूरे इंटरलिंक्ड है। फोर्सेज है, मूवमेंट्स है, उनसे क्या आ रहा है? टेंशन, मतलब जो इफेक्ट्स आ रहे हैं आपके पास, अब उनके भी फर्दर इफेक्ट्स हो रहे हैं, जैसे एलोंगेट हो रहा है, शॉर्टनिंग हो रही, बेंडिंग हो रही है। तो इनकी वजह से भी आगे इफेक्ट हो गए, जिनको आप डिफ्लेक्शन, ट्विस्टिंग, टॉर्जन वगैरह में आप ये चीजें सभी डिस्कस करोगे। तो ये आ गया आपके पास। अगर आप 2D होगा तो 2D का आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दोगे। अब 2D का मैं XY प्लेन में बता देता हूँ सिंपली। 2D का मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। 2D XY प्लेन में क्या हो जाएगा आपके पास? एक FX फोर्स आ जाएगी, FY आ जाएगा और MZ आ जाएगा। अब इनकी वजह से क्या क्या इफेक्ट्स आएगा वो सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दोगे। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं आपके पास कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर होते हैं। जैसे आपके पास बीम होता है, बीम आ गया, आपके पास केबल आ गई, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंबर्स होते हैं। जैसे आपके पास बीम्स आ गए, केबल आ गई आपके पास। ठीक है, आप बोल सकते हो आपके पास एक्सियल मेंबर है, कोई भी एक्सियल मेंबर आ गया। ठीक है, ये आपके पास डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चरल मेंबर्स होते हैं। इन सभी के बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में अच्छी तरह से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये आ जाते हैं आपके पास स्ट्रक्चरल मेंबर। अब जब केबल होती है ना आपके पास, केबल, केबल में आप एक चीज याद रख लीजिएगा, केबल में आपके पास सिर्फ क्या हो जाती है? आपके पास टेंशन ही होती है आपके पास। केबल में और कोई इफेक्ट होता नहीं है, सिर्फ आपके पास टेंशन हो जाती है। और जो एक्सियल मेंबर है आपके पास, एक्सियली लोड, जैसे आपके पास सिंपली ये मेंबर है, इसको आप क्या कर लोगे? या तो इसको टेंसाइल लोडिंग कर रहे हो, मतलब खींच रहे हो, और क्या कर रहे हो? इसको कंप्रेस करने की ट्राई कर रहे हो। तो एक्सियल में क्या हो सकता है आपके पास? टेंशन भी हो सकता है और कंप्रेशन भी हो सकता है। उसी तरह से जब मैंने आपको केबल बताया, केबल में क्या होता है? खाली आपके पास टेंशन ही एग्जिस्ट करता है। तो मतलब नंबर ऑफ अननोन्स कितने आपके पास? एक ही आ रहा है। और जब आपके पास बीम्स आता है तो बीम में आपके पास टेंशन भी होती है, कंप्रेशन भी होती है, शेयर। सिंपली आप बीम की क्या देखते हो? टेंशन, कंप्रेशन तो आपको पता है। एसएफडी बीएमडी बनाते हो तो मतलब शेयर फोर्स भी आएगा और मूवमेंट भी आ जाएगा। तो ये सभी आपके पास किसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं आपके पास टाइप्स ऑफ लोड्स क्या क्या है आपके पास। सबसे पहला लोड्स आ जाता है आपके पास
टाइप्स ऑफ लोड। तो जो फर्स्ट टाइप है आपके पास लोड का वो कौन सा है आपके पास, पॉइंट लोड। जो आपके पास डायरेक्टली किसी एक पॉइंट पे एक्ट करता है उसको आप सिंपली क्या बोल देते हो, पॉइंट लोड बोलते हो। सेकंड आ जाता है आपके पास पॉइंट मूवमेंट, सेकंड इज योर पॉइंट मूवमेंट। अब इन दोनों की मैं डायग्राम बना के आपको शो कर देता हूँ। ये आपके पास कोई एक बीम है, अब कौन सी टाइप का बीम है इसको भी आगे हम डिस्कस कर लेंगे। सिंपली एक पॉइंट पे आपके पास जो है वो लोड एक्ट कर रहा है, इसी को मैंने बोल दिया आपके पास पॉइंट लोड। अब आपके पास बीम है, इसमें आपके पास क्या एक्ट कर रहा है, एक मूवमेंट जो है वो एक्ट कर रहा है आपके पास, तो इसको आप क्या बोलोगे, पॉइंट मूवमेंट। अब इस पॉइंट मूवमेंट को आप लेंथ कंपेयर करके आप इसको एज अ फोर्स भी इसको आप लोड की तरह से भी आप इसको डिटरमाइन कर सकते हो। तो ये आ गया आपके पास, यहाँ पे पुल होगा, यहाँ पे पुश हो गया, तो इस तरह से भी आप जो है पॉइंट मूवमेंट को कंसिडर कर देते हो। पॉइंट लोड आ गया तो सिंपली एक लोड आ गया, पॉइंट मूवमेंट आ गया तो वो भी आपको मैंने बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट टाइप का जो लोड आ जाता है वो आ जाता है आपके पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ लोड इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो आपने बहुत बार सुना होगा यूडीएल बोलते हैं जिसको आप, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो इसमें होता क्या है आपके पास एक्चुअल में, ये कोई बीम है, इस पे जो लोड होता है आपके पास पूरा यूनिफॉर्मली एक्ट करता है। तो आपको इस, या तो आप इसको इस तरह से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट ये आपके पास गलत रिप्रेजेंटेशन होता है इसका, ठीक है। ये लोड इंटेंसिटी आपके पास गलत होता है, इसका यूनिट क्या आता है, किलो न्यूटन पर मीटर। इसका जो एक्चुअल में रिप्रेजेंटेशन होता है वो आपके पास कुछ इस टाइप से हो जाता है आपके पास। ये बीम है, तो डिफरेंट कलर के साथ मैं आपको जो है वो लोड दिखा देता हूँ। आपके पास यूनिफॉर्मली होना चाहिए आपके पास पूरी लेंथ के अलावा, इसको आप बोल सकते हो यूडीएल, दिस इज योर यूडीएल लोड। तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा आपके पास, किलो न्यूटन पर मीटर, क्योंकि लेंथ के लॉन्ग कर रहा है आपके पास एक्ट, तो इसलिए इसका यूनिट आ जाता है किलो न्यूटन पर मीटर। आपको डायरेक्टली यूनिट भी पूछा जा सकता है, या आपको इस तरह से लोड बना के दे देगा डायग्राम और पूछ लेगा आपको कि कौन से टाइप का लोड है। नेक्स्ट टाइप ऑफ लोड आता है आपके पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट, अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट कैसा होता है आपके पास, सिंपली इसी तरह से आपके पास ये बीम आ गया। अब बीम में आपके पास मूवमेंट क्या होगा, थ्रू आउट इट्स लेंथ यूनिफॉर्मली जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, ठीक है। ये इस टाइप में आ जाएगा आपके पास मूवमेंट। सो अगर इसका यूनिट पूछा जाए आपको तो क्या होता है, किलो न्यूटन, किलो न्यूटन मीटर तो आ गया आपके पास किसका, मूवमेंट का, और अलॉन्ग लेंथ होता है तो किलो न्यूटन मीटर पर मीटर आपके पास किसका यूनिट आ जाता है, आपके पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट का यूनिट आ जाता है। इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट, किलो न्यूटन किलोमीटर मीटर या डायरेक्ट लिख लेंगे किलो न्यूटन पर मीटर, बट नहीं, किलो न्यूटन इंटू मीटर पर मीटर आ जाएगा आपके पास। क्यों, क्योंकि आपके पास पता है मूवमेंट क्या होता है आपके पास, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और अलॉन्ग द लेंथ एक्ट कर रहा है, तभी तो आपके पास क्या आ रहा है, यूनिफॉर्मली आ रहा है। तो ये आपके पास पॉइंट लोड बता दिया मैंने, पॉइंट मूवमेंट बता दिया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बता दिया, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है वो आपके पास आता है यूनिफॉर्मली वेरिड लोड। तो यूनिफॉर्मली वेरिड लोड, यूनिफॉर्मली वेरिड लोड, तो ये आपके पास यूनिफॉर्मली जो होता है लॉन्ग लेंथ आपके पास क्या करता है, वेरी करता है। तो अगर आप एज्यूम कर लेते हो ये आपके पास क्या है, एक आपका बीम है, कोई भी बीम हो सकता है, अब कौन कौन से टाइप के बीम होते हैं ये भी हम देख लेंगे। तो ये अलॉन्ग लेंथ आपके पास क्या करता है, यूनिफॉर्मली जो है वो वेरी कर लेता है आपके पास। तो ये इसकी इंटेंसिटी होता है आपके पास ये। तो इस तरह से भी आपके पास लोड आपने क्वेश्चन में देख रखा होगा। तो दिस टाइप ऑफ लोड इज नाउन एज यूवीएल, और इसकी इंटेंसिटी होती है किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स के लोड आ गए। अब मैं आपको बताता हूँ, आपने पॉइंट लोड या यूनिफॉर्म वेरिड लोड आपने कहाँ देखा होगा, आप जब सिनेमा हॉल में गए होगे तो वहाँ पे आपने देखी होगी कि आपके पास उसका जो फ्लोर का लोड होगा, आपने देखी होगी सीढ़ियाँ आती है ऐसे इस टाइप में आ जाती है, पहले आ जाएगी फिर इसके अबो आती जाएगी। तो वो जो आपके पास लोड सिंपली आपके पास स्लोप ही आ जाती है ना, आपके पास देखा होगा आपने सिनेमा हॉल में, तो आपके पास एक के बाद एक के बाद एक के बाद क्या हो जाती है, उनकी लेंथ चेंज हो जाती है। तो एट द एंड तक आपके पास बड़ी वाली सीढ़ी आ जाती है। तो वो कौन से टाइप का लोड आ जाता है आपके पास, यूनिफॉर्मली वेरिड लोड आपके पास आ जाता है, ठीक है। सो ये थे आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड। अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स। तो टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स क्या होती है आपके पास, तो देखो सबसे पहले स्पोर्ट्स होती क्या है, स्पोर्ट्स की हमें रिक्वायरमेंट क्यों होती है आपके पास किसी भी स्ट्रक्चर में। अगर आपके पास स्पोर्ट होगी नहीं तो आपके पास स्ट्रक्चर क्या हो सकती है, एक जगह से दूसरी जगह चले जाएगी, आपके पास रिस्ट्रिक्ट करती है हमने मूवमेंट को। तो अगर कभी भी हमें किसी भी
अरेंजमेंट को रिसिस्ट करनी है उसकी मूवमेंट, तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, स्पोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो रिएक्शन होती है स्पोर्ट में, वो हम कैसे डेवलप्ड हो जाएंगी, अगर हम किसी चीज़ को रिस्ट्रेन करेंगे, अगर जिस जिस डायरेक्शन में हम उसको रिस्ट्रेन करेंगे उस डायरेक्शन में आपके पास क्या आ जाएंगी, स्पोर्ट्स आ जाएंगी। सो आपके पास वही बता रखा है यहाँ पे कि रिएक्शन एट स्पोर्ट इज ऑलवेज ड्यू टू द रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट, सो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू एक्सपेक्टेड मूवमेंट। अब देखो जैसे आपके पास मैं बोलता हूं कि आपके पास मैंने मूवमेंट को जो है वो रिस्टोर कर दिया, आपके पास रिस्ट्रिक्ट कर दिया एक्स के अराउंड, वाई के अराउंड, और मूवमेंट क्या आता है आपके पास, सिंपली जिसको आप बोले तो रोटेशन हो रही है आपके पास। तो ऐसी कौन सी सपोर्ट होती है जिसमें आप एक्स में भी रोटेशन मतलब मूवमेंट को रिस्ट्रिक्टेड कर देते हो, वाई में भी और रोटेशन में भी, सिंपली आप बोलते हो आपके पास कौन सी सपोर्ट आ जाती है, फिक्स्ड सपोर्ट आ जाती है। कौन सी सपोर्ट आ जाती है आपके पास, फिक्स सपोर्ट आ जाती है। सो इस तरह से आपके पास क्या होती है, फिक्स सपोर्ट होती है। तो ऐसी सपोर्ट जिसमें आपके पास एक्स भी आपने रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है, वाई भी और रोटेशन भी, तो आपके पास क्या आ जाएगी, फिक्स सपोर्ट आ जाएगी। इसमें आपके पास कैसे जो है वो एग्जिस्ट कर लेगा आपके पास। तो अगर आप इसको रिमूव करने की ट्राई करोगे तो ये आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास वाई में, ये एक्स में। तो दूसरे कलर के साथ शो कर लेते ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। दिस इज इन वाई, दिस इज इन एक्स, और ये आ गया आपके पास रोटेशन का मूवमेंट। तो जब भी आपके पास फिक्स सपोर्ट होगा, आप क्या बोलोगे, कितनी रिएक्शंस आ रही हैं आपके पास, 3। क्यों, क्योंकि आप उसमें क्या करते हो, एक्स को भी रिस्ट्रेन कर देते हो, वाई को भी, और रोटेशन को भी आप रिस्ट्रिक्टेड कर देते हो। अगर मैं रिस्ट्रिक्शन जो है आपके पास एक्स और वाई की ही प्रोवाइड कर लेता हूं आपके पास, अगर मैं रिस्ट्रिक्शन एक्स और वाई में ही प्रोवाइड कर लेता हूं, तो आपके पास कौन सी सपोर्ट बन जाती है, सिंपली आप बोलते हो ये जिसको हिंज या पिन सपोर्ट आप जिसको बोल देते हो, ठीक है, हिंज या पिन सपोर्ट आप जिसको बोलते हो। तो देखते हैं आपके पास, इसको भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ आपके पास। तो इस तरह से आपके पास ये सपोर्ट हो जाएगी। दिस टाइप ऑफ सपोर्ट इज योर हिंज आर पिन सपोर्ट। अब इसको जब आप सपोर्ट को हटाने की ट्राई करोगे तो आपके पास क्या मूवमेंट आ जाएगी, मतलब क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी आपके पास, 2 फोर्सेज आ जाएंगी। कौन कौन सी फोर्सेज आ जाएगी आपके पास, एक तो फोर्स आपके पास एक्स में एक्ट कर लेगी और एक आपके पास वाई में कर लेगी। सो आप इसको बोल सकते हो 2 रिएक्शन आ जाती हैं। नाम ले लो, इनको R1 बोल दो, इसको R2 बोल दो, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अभी मैंने आपके पास रिस्ट्रिक्शन किस में प्रोवाइड की थी, एक्स में प्रोवाइड की थी, वाई में प्रोवाइड की थी और जेड में प्रोवाइड की थी, मतलब रोटेशन में की थी। तो आपके पास फिक्स सपोर्ट आ गई। अब मैं देखो आपके पास टोटल 2D में ही हम देखते हैं, जनरली 2D में देखते हैं, तो आपके पास 2D में क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं, एफ एक्स, एफ वाई, एम जेड, ठीक है। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इन तीनों को रिस्ट्रिक्टेड कर देता हूँ, तो आपके पास क्या आ गया, फिक्स आ गया। अब इनमें से मैं 2 को कर लेता हूँ, एक्स और वाई को कर दिया, तो आपके पास पिन या हिंज आ गया। अब मैं वाई और जेड को कर लेता हूँ, मतलब रोटेशन को कर देता हूँ, तो आपके पास गाइडेड रोलर आ जाता है, या एक्स और जेड को कर लो आप, ठीक है। अगर मैं सिंपली एक्स को ही कर लेता हूँ तो आपके पास क्या सपोर्ट आ जाती है, रोलर सपोर्ट आ जाती है। ये सिंपली अगर मैं वाई को कर दूं तो आपके पास क्या आ जाता है, रोलर सपोर्ट आ जाता है। सो ये आ गया आपके पास हिंज। तो अगर आप वाई और रोटेशन को रिस्ट्रिक्टेड कर रहे हो आपके पास, तो आपके पास क्या आ जाता है, तो आपके पास आ जाता है गाइडेड रोलर। क्या जाता है आपके पास, गाइडेड रोलर। अगर आप एक्स और रोटेशन को करोगे तब भी आपके पास क्या आ जाता है, गाइडेड रोलर आ जाता है आपके पास। सिर्फ इसमें डिफरेंस होता है कि जब वाई है तो आपको वाई की तरफ बनाना होगा इसको, और जब एक्स है तो आपको एक्स तरफ इसको बनाना होगा। तो आप गाइडेड रोलर की इमेज जो है वो गूगल से देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं ट्राई कर लेता हूँ, अगर बन जाएगी आपके पास तो बनाने की ट्राई कर लेता हूँ मैं आपके पास। सबसे पहले मैं वाई वाली बनाने की ट्राई करता हूँ आपके पास, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पे रोलर हो जाएगा, ये इस तरह से आपके पोर्ट, ये रोलर आ गया। के बाद इस तरह से आपके पास ये गाइडेड सपोर्ट जो हो ये आपके पास होती है इन डायरेक्शन ऑफ वाई, और जब आप रोटेशन को क्या कर रहे हो, रिस्ट्रिक्टेड कर रहे हो, ठीक है। सो एक्स को भी बता दिया मैंने। अगर आपको मैंने क्या कहा था कि 3 आपके पास इक्वेशंस होती हैं, एफ एक्स, एफ वाई और एम जेड, तो आपने पहले तीनों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, फिर 2-2 को आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। उसके बाद आप क्या करोगे, सिंपल एक ही को रिस्ट्रिक्ट कर दोगे। जैसे आप मैं बोलता हूँ आप खाली एक्स को ही रिस्ट्रिक्टेड कर दो, ये वाई को ही रिस्ट्रिक्टेड कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास बन जाएगी रोलर सपोर्ट। सो नेक्स्ट इज योर रोलर सपोर्ट। तो ये आ जाती है आपके पास रोलर।
अब रोलर में क्या आ जाता है आपके पास, किस तरह से होती है आपके पास, ये आ गया रोलर, ठीक है, दिस इज योर रोलर। अब ये रोलर कौन सी डायरेक्शन में मैंने बता दी, अब ये आपके पास एक्स में मूवमेंट को क्या कर रही है, ये एक्स में आपके पास मूवमेंट को अलो कर रही है, ये वाई में, ये आपके पास सिंपली किस में कर रही है, एक्स में अलो कर रही है, और वाई में आपने इसको क्या कर रखा है, रिस्ट्रिक्ट कर रखा है आपके पास। एक्स वाला जो मैं रोलर है वो मैं बता देता हूं आपके पास, कुछ इस टाइप में आपके पास एक्स का रोलर जो है वो बन जाएगा। तो इस टाइप से आपके पास एक्स का रोलर बन जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी डायरेक्शन में आपके पास वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है। सो ये आ जाता है आपके पास टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स का भी आइडिया जो होता है क्लियर आ गया। इसके बाद आ जाता है आपके पास कैंटिलीवर बीम्स वगैरह आ जाते हैं आपके पास। सो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ ये। सो कैंटिलीवर बीम क्या आता है आपके पास, सबसे पहले आता है कैंटिलीवर बीम। तो कैंटिलीवर बीम को आप क्या बोल सकते हो, जो एक साइड फिक्स है, कैंटिलीवर बीम इज योर वन साइड फिक्स एंड अदर साइड इज फ्री, ठीक है। अब आता है आपके पास अगर एक साइड फिक्स है और दूसरे एंड पे आपके पास रोलर सपोर्ट लग रखी है आपके पास, ठीक है, या एक साइड फिक्स है और दूसरे एंड पे आपके पास पिन या हिंज सपोर्ट लग रखी है आपके पास, तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर या बीम आपके पास कौन सा होता है, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम होता है आपके पास, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन में नाम यूज हो गए, इसलिए मैं आपको ये चीजें जो है वो बता रहा हूँ। प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम आ गया, ठीक है। अब सिंपली सपोर्टेड आता है, सिंपली सपोर्टेड मतलब नाम ही सिंपली सपोर्टेड, एक साइड आपके पास पिन होगा, दूसरी साइड आप सिंपली रोलर जो इस तरह से आप डिनोट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको रोलर बता दिया, इस तरह से आप इसको जो है वो डिनोट कर सकते हो। तो दिस इज योर सिंपली सपोर्टेड बीम। सो ये क्या है आपके पास, सिंपली सपोर्टेड बीम, ये है आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम। अब इसके बाद आपके पास नेक्स्ट टाइप का बीम कौन सा आता है, ओवरहैंग बीम। अगर आपके पास बीम है, इस तरह से मैं आपको उसको बना के शो कर देता हूं, तो अगर आपके पास बीम एक ही साइड में हैंग कर रहा है आपके पास, तो आप इसको बोलोगे सिंगल ओवरहैंग बीम, सिंगल ओवरहैंग बीम। अगर आपके पास बीम जो होगा आपके पास बोथ साइड जो आपके पास हैंग कर लेगा, इस तरह से आपके पास बना देते हैं आपके पास, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, डबल ओवरहैंग बीम। तो डबल ओवरहैंग बीम। तो नेक्स्ट टाइप आपके पास जगह कम पड़ गई, तो यहीं पे मैं आपको बता देता हूं। अब आता है आपके पास फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम क्या होगा, आपके पास दोनों साइड से क्या हो जाएगा, सिंपली फिक्स हो जाएगा। इस टाइप में आपके पास क्या हो जाता है, फिक्स्ड बीम, ठीक है। अब यहाँ पे फिक्स सपोर्ट लग रखी है, तो कितनी रिएक्शन होती हैं वो आई होप अब आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा होगा मैं आपको, तो वहाँ पे डायरेक्टली मैं बोलूँगा ए फिक्स बीम, ए कंटिन्यूस बीम, तो आपको वहाँ पे डाउट नहीं होनी चाहिए। कंटिन्यूस बीम आ गया, तो इसमें आपके पास क्या होता है, कंटिन्यूसली आपके पास कंटिन्यूसली बीम में आप सिंपली बोल सकते हो इसमें मिनिमम 2 स्पैन तो आपके पास होने चाहिए आपके पास। तो ये आ गया आपके पास कंटिन्यूस बीम, ये आगे एक स्पैन, ये आगे इसका दूसरा स्पैन। ये मैंने आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम्स बता दिए। इसके अलावा आपके पास क्या हो जाता है, इसके बाद यहाँ पे आपको मैं स्पोर्ट्स का बता देता हूँ। हाँ, तो इसके अलावा आपके पास एक फ्रेम्स भी होते हैं आपके पास, तो यहाँ पे आपको फ्रेम जो है वो शो कर लेता हूँ मैं आपके पास। तो फ्रेम्स भी होते हैं, 2 टाइप्स के फ्रेम्स होते हैं, आपको मैं यहीं पे बना के शो कर देता हूँ। एक तो आता है आपके पास पोर्टेबल फ्रेम, तो इस तरह से आपके पास होता है ये फ्रेम। तो इस टाइप का अगर फ्रेम है आपके पास, इसको आप बोलते हो पोर्टेबल फ्रेम। और अगर आपके पास इस टाइप का है, 2 टाइप के फ्रेम्स होते हैं। अगर आपके पास इस टाइप का फ्रेम है तो आप इसको गेबल फ्रेम बोलते हो, ठीक है। तो दिस इज योर पोर्टेबल फ्रेम, दिस इज योर पोर्टेबल फ्रेम एंड दिस इज योर गेबल फ्रेम। ये आपके पास क्या आता है, गेबल फ्रेम आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपके पास टॉपिक जो है आपके पास स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी। ये हम जनरली स्ट्रक्चरल एनालिसिस में देखते हैं, बट मैं यहाँ पे आपको ओवरव्यू बता देता हूँ क्या होता है स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी। आपको मैंने क्या कहा, 2D के लिए आपके पास कितनी इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती है, 3। अगर आपके पास 3 इक्वेशन है, 3 अननोन्स है आपके पास, तो आप सिंपली इक्वेशन सॉल्व कर लेते हो। अगर आपके पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन से आप अननोन को सॉल्व कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, वो आपके पास क्या है, स्टैटिकली डिटरमिनेंट है। तो अगर आपके पास 3 इक्वेशन है इक्विलिब्रियम और अगर आपके पास 4 अननोन आ जाते हैं, तो आप क्या बोलोगे, वो क्या है, आपके पास स्टैटिक इनडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर है।
तो वही लिख रखा है, अगर इफ अवेलेबल इक्वेशन फ्रॉम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आर नॉट सफिशिएंट टू एनालाइज द स्ट्रक्चर कंप्लीटली देन सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्ट्रक्चरली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। तो मैंने आपको वही कहा कि आपके पास 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, तो अगर आपके पास एक अननोन होगा, 2 अननोन होगा, 3 अननोन होगा, तो आप सिंपली सॉल्व कर लोगे। अगर आपके पास 4 अननोन आ जाते हैं, 5 अननोन आ जाते हैं या 6 अननोन आ जाते हैं, तो आपके पास ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी, स्टैटिकल इनडिटरमिनेंसी की कंडीशन हो जाएगी। अब आपके पास ये स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी और डिटरमिनेंसी आपके पास, और एक काइनेमेटिक इनडिटरमिनेंसी, ये आपके पास कौन से में आती है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस में आती है। बट यहाँ पे आपका थोड़ा सा यूज होगा इसका, तो मैं आपको डायरेक्टली इसका बता देता हूँ आपके पास, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो आता है आपके पास डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी। आप कैसे कैलकुलेट करते हो, तो आपके पास आता है टोटल नंबर ऑफ अननोन्स। सिंपल है आपके पास, देखो मैं आपको बता दूंगा, टोटल नंबर ऑफ अननोन्स माइनस टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। अब 2D के लिए इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी होती है, अवेलेबल इक्वेशन। अब मैंने आपको कहा था कि हम सिविल इंजीनियरिंग में कौन सा इक्विलिब्रियम यूज करते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, जो रेस्ट पे होता है आपके पास, ठीक है। तो मैं आपको एक जो है वो डायग्राम इसका बना के शो कर देता हूँ, इसमें आप स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी इसकी बता दीजिए मुझे। तो ये आपके पास कौन सा बीम आ गया, आपके पास एक साइड फिक्स है आपके पास और बाकी फ्री, दिस इज योर कैंटिलीवर बीम। तो यहाँ पे आपके पास लोड एक्ट कर रहा है, यहाँ पे भी लोड एक्ट कर रहा है, यहाँ पे इस तरह से लोड एक्ट कर रहा है, ये कर रहा है आपके पास 30 किलो न्यूटन, दिस इज योर 40 किलो न्यूटन, और ये आपके पास 45 किलो न्यूटन आपके पास ये एक्ट कर रहा है। तो अब आपको इसकी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी बनानी है, कितनी होगी। तो आपके पास फिक्स सपोर्ट है, तो तीनों को ये रिस्ट्रेंड करेगा, 3 अननोन आ गए, 3 अवेलेबल इक्वेशन आ गई, तो स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी कितनी आ गई आपके पास, 0 आ गई, सिंपली की आ गई 0। इसके बाद में अगर आपको एक और स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म करके दिखा दूं, इस तरह से आ गया, तो यहाँ पे मैं रोलर ही लगा लेता हूँ आपके पास, ठीक है। तो और यहाँ पे मैं लोड देता हूँ आपके पास, ये इंक्लाइंड और आपके पास एक्ट, तो 50 किलो न्यूटन, 40 किलो न्यूटन। तो अब आपको डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी बतानी है, कितनी होगी आपके पास, 3 रिएक्शन यहाँ पे, 1 रिएक्शन यहाँ पे, 4 अननोन आ गए, और अवेलेबल इक्वेशन कितनी है 3, तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी कितनी आ गई आपके पास, 1 आ गई आपके पास, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी आपके पास 1 आ गई। अब मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, अब आपने इसकी जो है वो आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देनी है आपके पास कितनी जो है इस पे आपके पास डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी एक्ट कर रही है, 5 किलो न्यूटन, ये 15 किलो न्यूटन। तो इसकी आपको डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी क्या करनी है, आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देनी है। तो आई होप आपको इस लेक्चर में हमने बेसिक ही जो चीज़ें थी आपको जो आगे आने वाले लेक्चर्स में यूज़ होगी उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो इस वीडियो में लेक्चर में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके पास हम जो है वो डायरेक्टली स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है आपके पास वो डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। तो आप सिंपली बोल सकते हो कि आपका रियल में जो स्ट्रेंथ मटेरियल होगा वो नेक्स्ट क्लास से आपके पास स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय।